जय हिंद दोस्तों। असम में बाढ़ आई हुई है, आपको मालूम ही होगा। पर क्या आपको ये मालूम है कि ये जो असम में बाढ़ आई हुई है ये कोई नई चीज़ नहीं है। असम में तो हर साल बाढ़ आती है, जिस पर कोई ऐसे ध्यान ही नहीं देता। सब बोलते हैं कि अरे नॉर्मल है, इतना तो आता ही है। पर इस साल की जो बाढ़ है इसमें ना कुछ अलग हुआ है। असम की बाढ़ में कुछ अलग ही ट्विस्ट आया है, जिसकी वजह से ये पूरा नेशनल न्यूज़ बन चुका है। इतने बड़े लेवल पर असम में तबाही भी मच चुकी है। तो ये इतने बड़े लेवल पर ये जो तबाही मची है जी, ये बाढ़ के कारण, अगर इसको हमें समझना है ना, तो ये जो असम में हर साल बाढ़ आती है जिस पर उतना कोई फोकस नहीं करता, हमें उसको समझना पड़ेगा। अगर हम इसको समझ गए तो ये जो इतने बड़े लेवल पर बाढ़ आई है, जिसके वजह से इतने बड़े लेवल पर तबाही मची हुई है, इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है कि ये जो करेंट टाइम पर बाढ़ आई है ये कैसे हुई, या जो हर साल आती है ये असम में इतनी बाढ़ क्यों आती है, ये समझना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हमें असम की बाढ़ को समझना है ना, तो हमें असम की ज्योग्राफी को पहले समझना पड़ेगा। ये जो बाढ़ शब्द है यानी फ्लड, ये ज्योग्राफी का ही तो शब्द है ना। तो अगर हम असम की ज्योग्राफी को समझ गए तो हम असम की बाढ़ को भी बहुत ही इजी वे में समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ना असम की ज्योग्राफी को समझते हैं। हमारे असम का ना ज्योग्राफी बहुत ही प्यारा है, और शायद यही रीज़न है कि जिसकी वजह से हमेशा बाढ़ में डूबा रहता है। तो देखो, आपको पता होगा कि ये जो हमारा असम है ये दो देशों से अपनी सीमा साझा करता है। सबसे पहला ऊपर ऐसे भूटान से सीमा साझा करता है, नीचे बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, और उन दोनों के बीच में पश्चिम बंगाल है, उससे भी थोड़ा सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद ये जो असम है हमारा, ये आता है सेवन सिस्टर्स की कैटेगरी में। तो सेवन सिस्टर्स की कैटेगरी में ये भी आता है। तो अब इसको छोड़कर बचे 6 सिस्टर्स, तो ये 6 सिस्टर्स से भी अपनी सीमा साझा करता है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश से, फिर उसके बाद नीचे नागालैंड से, फिर उसके बाद नीचे मणिपुर से, फिर उसके नीचे मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, सब राज्यों से भी अपनी सीमा साझा करता है। तो अब आपको पता होगा कि ये हमारा भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये सारे पहाड़ी राज्य हैं, सब पर्वत हैं, इसमें पहाड़ हैं, यही सब है। और ये जो हमारा असम है ये एकदम मैदानी है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वैसे ही हमारा ये असम भी है। तो ये चारों तरफ से, बेसिकली कहें तो 3 ही तरफ से, ये पूरा जो पहाड़ है उन्हीं से ऐसे घिरा हुआ है। एक तरफ मेघालय है, फिर एक तरफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऐसे ये तीनों तरफ से ये पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। बीच में ये मैदान है, ये चीज़ हो गया। फिर दूसरी चीज़, ये जो हमारा असम है इसके एकदम बीचों बीच एक बहुत ही प्यारी नदी जो है ऐसे गुजरती है। क्या नाम है उसका? ब्रह्मपुत्र। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में एक जगह है, 5000 मीटर ऊपर से वहां से ऐसे निकलती है। और जब वहां से निकलेगी तो इसका चूंकि 5000 मीटर ऊपर से ऐसे निकल रही है तो इसका प्रवाह बहुत ही तेज रहता है। तो ऐसे पहले तो तिब्बत में ही ऐसे ट्रेवल करती है, अरुणाचल प्रदेश के पास ऐसे ट्रेवल कर रही होती है, तो एकदम ना ये शार्प कट लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अगर वो कट ना लेती तो अरुणाचल प्रदेश में आती ही नहीं, लेकिन ऐसे वो कट लेती है तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है जब, तो उसके बाद हमारे असम में आती है, और असम के एकदम बीचों बीच से होते हुए ऐसे बांग्लादेश में जाएगी। फिर बांग्लादेश से ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिब्बत में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम सांगपो है, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। हमारे असम में तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र है ही, बांग्लादेश में इसको लोग जमुना कहते हैं। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चूंकि 5000 मीटर इतनी ऊंचाई से ऐसे गिरती है और ऐसे इसका प्रवाह बहुत ही तेज रहता है, तो इसके रास्ते में जितने भी ऐसे धूल कंकड़ सारी बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो सब ऐसे बहाकर ऐसे अपने साथ लेके आने लगती है। अब चूंकि प्रवाह बहुत ही ज़्यादा है तो एकदम सारी चीज़ें जो रास्ते में इसको मिलती हैं, मलबा जो पहाड़ का ऐसे मलबा होता है, डस्ट वगैरह सारी चीज़ें ऐसे लेके अपने साथ आने लगती है। अब चूंकि प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे रास्ते में कहीं नहीं रुकती। कहाँ पे रुकती है? जब ये असम में प्रवेश करती है। जब ये असम में प्रवेश करेगी तो असम का तो पूरा मैदान ही मैदान है, असम में पहाड़ तो है नहीं, तो असम में जाती है जब, तो इसका जो प्रवाह है बहुत ही धीमा हो जाता है। तो जिसके कारण जितना भी ये जो मलबा था, गाद था, वो सारा ऐसे असम में ले आकर ऐसे नदियों में बिछा देती है। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो असम वाली जो नदी थी मैदान वाली, उसमें पूरा गाद आ गया। अब जब गाद आ गया तो जो नदी थी वो तो एकदम ऐसे उथली हो गई ना। अब नीचे पूरा गाद आ गया, मिट्टी आ गई,
तो अब पानी का लेवल तो और ऊपर उठ गया। तो इससे क्या होता है कि ये जो नदी है जब असम में आती है तो अब गाद लेके आई, पूरा एकदम लेवल उठा दिया, तो जो नदी का पानी है वो ऐसे इसके आसपास भी ऐसे जाने लगता है और यही जो है कहलाता है बाढ़। तो ये जब पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है नदी में तो ये जो आसपास वाले एरिया हैं ये ऐसे डूबने लगते हैं। तो ये पहला रीज़न हो गया कि ये जो नॉर्मल नदी आती है कैसे इसके ये अपने साथ गाद भी लेके आती है, जिसकी वजह से जो आसपास वाले एरिया थे वो ऐसे डूबने लगते हैं। ये तो पहला हो गया। अब ये जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, इसकी एक खास बात है, जैसे आपको पता होगा कि ये जो अमेज़न रिवर है वो सबसे ज़्यादा पानी का प्रवाह करती है, सबसे ज़्यादा पानी का प्रवाह अमेज़न रिवर करती है। वैसे ही हमारे ब्रह्मपुत्रा नदी की खास बात है कि ये जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है ये सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा गाद लेके जाती है। गाद क्या होता है? सिल्ट, यानी रास्ते में जो जैसे पत्थर मिट्टी जो भी मिला, ऐसे पहाड़ों से आ रही है तो जो भी चीज़ें मिलती है ऐसे रास्ते में, कचड़ा पत्थर जो भी गाद कहते हैं उसको, सिल्ट, ये सबसे अधिक मात्रा में ऐसे बहाने के लिए जानी जाती है। तो मैंने चूंकि आपको बताया कि तिब्बत में जहाँ से ये निकलती है 5000 मीटर ऊंचाई से इसका ऐसे निकलना होता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहाँ से जब निकलती है तो इसका प्रवाह बहुत ही तेज रहता है। तो रास्ते में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, सारी चीज़ें पत्थर मिट्टी जो कुछ भी कचरा वगैरह सारा ऐसे बहा के ले जा रही होती है। फिर चूंकि ऐसे पूरा पहाड़ ही पहाड़ है तो इसका प्रवाह बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी 5000 मीटर ऊपर ही था, तो एकदम सारी चीज़ें जो रास्ते में मिलती है ऐसे ये गाद यानी सिल्ट उसको ऐसे लेके आती है और अरुणाचल प्रदेश से ऐसे होते हुए एकदम इसका प्रवाह बहुत ही तेज रहता है जब ये पहाड़ों पर रहती है। लेकिन जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है तो आपको पता होगा असम तो मैदानी क्षेत्र है, तो असम में जब आती है तो इसका प्रवाह धीमा हो जाता है। तो जब प्रवाह धीमा हो जाता है तो जितना भी गाद ये लेके आई थी ये असम वाली हिस्से में जो इसका नदी वाला पार्ट था वहां पे ऐसे छोड़ देती है। तो इससे क्या होता है, जो असम की नदी है उसका जल उथला हो जाता है। अब नदी को मतलब बेसिकली एक प्रकार से भाट दिया। अब नदी को जब ऐसे भाट दिया, पूरा एकदम नदी का जो जल है वो ऊपर चला गया, तो अब नदी का जो जल है ऐसे बाहर निकलने लगता है। तो ये तो पहला रीज़न हो गया कि कैसे ये जो नदी है इसके कारण ऐसे जो आसपास वाले एरिया है इससे थोड़ा प्रभावित होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि बस नदी ही है, नदी में से ऐसे पानी फैल गया वही बाढ़ हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, ऊपर से भी तो पानी बरसता है ना। तो मानसून के समय पे क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया कि असम के चारों तरफ पहाड़ हैं, मेघालय में कितना बारिश होता है आपको पता ही होगा, नागालैंड में बारिश होता है, अरुणाचल प्रदेश में बारिश होता है। तो ये जो पहाड़ों पर ऐसे बारिश होती है तो ये पहाड़ों पर जो बारिश हुई ये सीधा ऐसे ये धाराओं के माध्यम से, ये जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी है, तो ये जो पहाड़ों पर ऐसे बारिश होती है ये वहां से ऐसे धाराओं के माध्यम से सहायक नदियों में जाती हैं एंड सहायक नदियां ये जो पानी है इसको ले जाकर ब्रह्मपुत्रा में मिला देती हैं। तो देखो अभी तक क्या हुआ, ब्रह्मपुत्रा नदी में इतना ज्यादा गाद था, वो जब ऐसे आया नदी में तो नदी का जो लेवल था वो ऐसे ऊपर हो गया और आसपास वाले जो है ऐसे बाढ़ से पीड़ित हो गए। अब क्या होता है, ये बारिश भी हो रही है तो जो पहाड़ों का पानी है वो भी ऐसे ये सहायक नदियां वो पानी भी लेकर आती हैं, ऐसे ब्रह्मपुत्रा में डाल देती हैं। तो जो ब्रह्मपुत्रा के पास वाले जो जिले हैं वो और प्रभावित हो जाते हैं। तो हर साल ये ऐसे होता ही है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी के जो पास वाले जिले हैं जैसे धेमाजी, लखीमपुर, बारपेटा, मोरीगांव, माजुली, ये जितने भी जिले हैं ना इनमें हमेशा ऐसे हर साल बाढ़ आती ही आती है। पर ऐसे ये सबके लिए नॉर्मल है कि ये तो हर साल होता है। तो ये तो हो गया कि कैसे वो जो नदी है ऐसे इतनी अधिक मात्रा में गाद लेके आती है। जब गाद लेके आएगी तो नदी का जो वाटर लेवल है ऊपर चला जाता है और आसपास वाले जो है ऐसे बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं। एंड इसमें चांद लगाने का काम क्या करती हैं, ये जो सहायक नदियां हैं, जो और बारिश हो रही है पहाड़ों पर बारिश हो रही है वो भी जो है सहायक नदियां ऐसे वो जल लेके ब्रह्मपुत्रा में मिला देती हैं। ब्रह्मपुत्रा में तो जगह ही नहीं है तो इस कारण जो आसपास वाले जिले हैं और प्रभावित हो जाते हैं। तो ये तो हर साल का है। अब जो अभी जो बाढ़ आई है, जो अभी पता है ये जहाँ पे अभी बाढ़ आई है ये यहाँ पे मतलब 70 सालों से मतलब कभी भी यहाँ पे बाढ़ आई ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे इतना अलग इतने बड़े लेवल पर तबाही मच गई। आइए अब इसको समझते हैं। तो देखो अभी जो बाढ़ आई है ना इसमें क्या अलग हुआ है पता है, सारा बेसिक आपने समझ लिया, कैसे रोज हर साल बाढ़ आती है वो आपने समझ लिया। इसमें क्या अलग हुआ है पता है, जो नागालैंड वाले पहाड़ हैं
मैंने आपको बताया चारों तरफ ऐसे पहाड़ों से ही घिरा है असम। तो जो नागालैंड वाले पहाड़ है ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो जाती है। कितनी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, जितनी होनी थी उससे 400 से 500% ज़्यादा वर्षा हो जाती है। अब इतने बड़े लेवल पर वर्षा हो गई, तो मैंने क्या बताया था आपको, वो जो नदी है हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी, वो जब ऐसे पूरा गाद लेके आती है तो पूरा ऐसे नदी में भर जाता है, तो वाटर लेवल ऐसे ऊपर आ गया, तो ऐसे चारों तरफ पानी फैल जाता है। फिर क्या होता है, ये जो पहाड़ों पर वर्षा होती है ये ऐसे धाराओं के माध्यम से सहायक नदियों में जाएगा, सहायक नदियां उसको लेकर ब्रह्मपुत्रा में जाती हैं। ब्रह्मपुत्रा में जगह नहीं है, लेकिन चूंकि ढलान ऐसे ब्रह्मपुत्रा साइड ही है, तो ब्रह्मपुत्रा के पास वाले जो जिले हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, तो वहां पे जाके पानी जमा हो जाता है। लेकिन अब ये नागालैंड वाले केस में क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई। कितनी, 400 से 500% ज्यादा बारिश हो गई। अब इससे क्या हुआ कि जो धाराएं हैं वो ऐसे जब सहायक नदियों में गई, अब सहायक नदियां जाएंगी मिलेंगी ब्रह्मपुत्रा में, लेकिन ब्रह्मपुत्रा तो पहले से ही भरी हुई है। तो अगर धीरे वर्षा होती जितनी होती है, तो वो ब्रह्मपुत्रा वाले पास वाले जिलों के पास चली जाती है आराम से, वहां पे कुछ नहीं होता। ये जो जहां पे अभी बाढ़ आई है, लाइक शिव सागर, जोरघाट, गोलाघाट, चराई देव, ये जो जिले हैं यहाँ पे कभी बाढ़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सब पहाड़ के साइड हैं, तो वहां पे ऐसे ऊंचा रहता है, तो वहां पे जो पानी बरसता भी है तो वो सारा ऐसे ब्रह्मपुत्रा वाले जो पास वाले जिले हैं वहां पे चला जाता है। लेकिन जब इतने बड़े लेवल पर हो गई बारिश, तो अब जो पानी है वो जब धाराओं के माध्यम से ऐसे सहायक नदियों में गया, अब सहायक नदियां भी ब्रह्मपुत्र में ले जाना है पानी, पर ब्रह्मपुत्र नदी तो पहले से ही भरी है, तो इस कारण जो सहायक नदियां हैं वो ऐसे ओवरफ्लो कर गई, और जितने भी ऐसे ये 4-5 जिले थे लाइक शिव सागर, चराई देव, चोरघाट, गोलाघाट, ये सारे एकदम बाढ़ से पीड़ित हो गए। तो यही अलग हुआ है। नॉर्मल जो बाढ़ आती थी उसमें कैसे होता था वो भी हमने समझ लिया, और अभी क्या अलग हुआ तो वो भी हमने समझ लिया कि नागालैंड में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे 400 से 500% ज़्यादा बारिश हो गई, जिसके कारण वो जो धाराएं थी जब सहायक नदियों में गई, सहायक नदी को भी जाना था ब्रह्मपुत्र में, और ब्रह्मपुत्र में पहले से ही जगह नहीं था, तो जो सहायक नदियों का पानी था वो एकदम ओवरफ्लो हो गया, एंड इधर से उधर चारों जो जिले थे, ये 4 जिले जो नाम लिया मैंने, शिव सागर, चराई देव, चोरघाट, गोलाघाट, ये ज़्यादा प्रभावित हैं। यहाँ कभी भी बाढ़ नहीं आई। 70 साल का ऐसे रिकॉर्ड है कि यहाँ पे कभी भी बाढ़ नहीं आई। असम में ज़्यादातर बाढ़ ये जो जिले थे जो ऐसे इसके ब्रह्मपुत्रा नदी के पास में है, वहीं जिलों में ज़्यादा ऐसे बाढ़ आती थी। लेकिन अब यहाँ पे भी इसलिए आया क्योंकि नागालैंड के पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो गई। तो यही रीजंस थे जिसकी वजह से असम में हर साल ऐसे बाढ़ आती रहती है। और ये जो अभी बाढ़ आई थी इसको भी हमने समझा कि इसमें ऐसा क्या अलग हो गया था जिसके कारण जहाँ कभी भी बाढ़ नहीं आ रही थी जिस क्षेत्र में, वहाँ भी बाढ़ आ गई, तो वो भी हमने समझा। अब सारी रीजंस तो हमने समझ ही लिए, अब थोड़ा हम सॉल्यूशंस पे भी बात कर लेते हैं। अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बाढ़ का परिभाषा क्या है, जैसे नदी का जो पानी है या जहाँ से ऐसे पानी का निकास है वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो ऐसे बाहर ऐसे पानी आ गया तो वही तो बाढ़ है। तो लोग कहते हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये ओवरफ्लो हो जा रही है, इसकी वजह से ऐसे चारों तरफ पानी फैल जा रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम कि इसको और गहरा कर देते हैं। तो देखो सर, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कर सकते हैं? देखो, आपको मैंने बताया कि ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है दुनिया में सबसे ज़्यादा गाद हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी लेके आती है। कितना लेके आती है पता है? एक दिन में 22 लाख टन गाद यानी सिल्ट, इतना मलबा लेके आती है और अपने ये नदी में ऐसे डाल देती है। आप बताओ ना कितना, कैसे निकालेंगे? 22 लाख टन मलबा सिर्फ एक दिन में डाल रही है, कितना निकाल सकते हैं? तो ये तो वैसे पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे इसको और गहरा कर दे, हम ऐसे इधर निकालेंगे वो ला के उसका 20 गुना और डाल देगी, कैसे हो सकता है? तो ये तो पहला हो गया। दूसरा सोल्यूशन क्या है? तटबंध यानी इम्बैंकमेंट्स। इसमें क्या करते हैं कि ऐसे जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है उसके किनारों पर ऐसे तटबंध यानी ऐसे जो है बना देते हैं अच्छे से कि जो ब्रह्मपुत्रा का पानी है ऐसे बाहर ना निकल पाए। तो ये बड़े लेवल पर हो भी रहा है, पर क्या कर सकते हैं? आपको तो पता ही होगा, इंडिया दैट इज़ भारत अच्छे से बनाते ही नहीं है। अच्छे से बनाए तो अच्छे से सारी ये बाढ़ वगैरह ना आए, पर ऐसा बनाएंगे कि एक ही मानसून में सारा इम्बैंकमेंट खत्म, तटबंध खत्म। फिर क्या होगा? और पैसा आएगा और बनेगा, फिर उसमें से भी कमीशन लेंगे। तो यही चल रहा है। अगर इम्बैंकमेंट भी अच्छे से ये लोग बनाए तो बाढ़ ना आए, लेकिन इम्बैंकमेंट भी ऐसा बनता है कि एक ही मानसून में ख़त्म, तो एक मानसून में ख़त्म, फिर पैसा आया तो फिर उसके बाद इम्बैंकमेंट बनेगा। तो ये भी वही अगर अच्छे से करें तो हाँ रुक जाएगी बाढ़, पानी जो है बाहर नहीं निकलेगा, पर ऐसा बनाएंगे कि एक ही मानसून में सारा ख़त्म। अब तटबंध यानी इम्बैंकमेंट में कैसा होता है कि जैसे मान लो आपने बनाया ऐसे बड़ा
बड़ा सा पूरा ऐसे चारों तरफ ऐसे किनारों पर ऐसे बना दिया नदी के। अब कहीं से भी थोड़ा सा भी ऐसे इम्बैंकमेंट यानी तटबंध ऐसे लीक हुआ, खुल गया, तो जो पानी है वहाँ से ऐसे निकलने लगेगा, फिर आप उसको रोक ही नहीं सकते। और ऐसा सिस्टम है कि अगर एक बार पानी ऐसे बाहर निकला तो फिर वो वापस ऐसे नदी में आएगा ही नहीं। तो ये भी है, तो ऐसा बनाते हैं कि ऐसे टूट ही जाता है, तो वहाँ इम्बैंकमेंट टूटा तो फिर ऐसे अंदर पानी चला गया तो फिर बाढ़ आ गई। तो ये सोल्यूशन है, इसको ऐसे अगर अच्छे लेवल से करें, सच्ची नीयत से करें तो सही होगा, बाढ़ नहीं आएगा। पर इसमें भी ये लोग कमीशन खा रहे हैं, ऐसा बनाते हैं कि एक ही मानसून में टूट जाता है। तो ये तो दो रीजंस थे जो आप हर किसी के वीडियो में देखोगे, वो बोलेंगे कि अरे वो ड्रेजिंग करके वहाँ से वो मलबा निकाल लो और गहरा हो जाएगा, इम्बैंकमेंट्स को अच्छा करो, ये चीज़ें तो ये तो कर दी ही है, सरकार कर भी रही है। पर एक सिंपल शब्दों में कहें तो बाढ़ ना असम का एक अटूट सत्य है। असम वालों को बाढ़ के साथ रहना पड़ेगा। असम का जो ज्योग्राफी है, आप बाढ़ से भाग नहीं सकते, बाढ़ आपको पकड़ ही लेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो बाढ़ से जो नुकसान हो रहे हैं ना, उसको कम कर सकते हो। जापान का उदाहरण लेते हैं। जापान में आपको पता होगा इतना सुनामी आता है, भूकंप, इतनी सारी चीज़ें आती है, लेकिन क्या करता है जापान कि वो जो सुनामी या भूकंप से नुकसान होना होता है उसको कम कर देता है। ऐसे सारी चीज़ें मेंटेन किया है, बनाया है कि वो जो नुकसान होना होता है वो कम होता है। तो वैसे ही हम कर सकते हैं। असम की ज्योग्राफी ऐसी है कि हम बाढ़ को बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, बाढ़ तो आएगी, पर बाढ़ आने से जो नुकसान हो रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे? जब ऐसे लगे कि हाँ बहुत तेज वर्षा आने वाली है या ऐसे कोई भी माहौल बन रहा है, सबको मैसेज भेज दो। ऐसे सिस्टम है, जापान में ऐसे ही होता है, कुछ भी ऐसे रहता है तो सबके फ़ोन में मैसेज चला जाता है, सब अलर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सब लोग अलर्ट हो जाएंगे, अपना सारा जो प्रिपरेशन है पहले ही कर लेंगे। जितने भी लोग हैं असम के, अगर उनको लगता है कि उनका जो एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं, उनका जहाँ पे घर है, वहाँ पे ऐसे बाढ़ की गुंजाइश है, बाढ़ आ सकती है, तो अपना जो घर है थोड़ा ऊंचा बनाओ, ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो बाढ़ के लिए। बाढ़ तो आएगा ही, वो असम का जो ज्योग्राफी है तो बाढ़ तो तय ही है, बस हम कैसे कम से कम नुकसान हो उसको इंश्योर कर सकते हैं। ये तो हो गया कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। फिर ये सरकार और क्या कर सकती है, जैसे ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, वो जब वहाँ से तिब्बत से ऐसे निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर वहाँ से ऐसे हमारा यहाँ पे आती है, इतनी अधिक मात्रा में गाद लेके आती है। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे जगह जगह पे थोड़ा ऐसे छोटे छोटे ऐसे बांध बनाए कि ये जो मतलब पानी को बेसिकली कंट्रोल कर सकें। पानी, ये बाढ़ आएगी पर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये जब आए तो हम ऐसा हो कि ये कम से कम नुकसान पहुंचाए। ये चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं। जो ऐसे दो सोल्यूशन शुरुआत में भी बोले थे, वो जो गाद निकालना था, वो मलबा, और ये जो एम्बैंकमेंट्स यानी तटबंध लगाने थे, ये भी कर सकते हैं। पर साथ साथ में हमको ये चीज़ें भी करनी होंगी। जब ऐसी सिचुएशन लगे तो सबको एकदम SMS भेज दोगी, ऐसे ऐसे सिचुएशंस हैं, सब ऐसे तैयार हो जाएंगे। जो घर है आप अगर बना रहे हो, आपको लग रहा है 1% चांस है कि बाढ़ आ रही है, तो थोड़ा ऊंचा बनाओ। ये जो पानी है उसको थोड़ा कंट्रोल करो। ऐसे जगह जगह पे अगर बांध बना के सारी चीज़ें कंट्रोल करोगे तो भी सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो बेसिकली बाढ़ असम का एक अटूट सत्य है। बाढ़ रोकी नहीं जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है, और ये बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। तो बस यही इतने सॉल्यूशंस थे। जैसे क्या क्या सॉल्यूशंस पे बात किया हमने। सबसे पहला, जो गाद इतने बड़े लेवल पर आ रहा है, सब तो निकाल नहीं सकते, तो जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे लगे कि हाँ यहाँ पे निकालना ज़रूरत है, यहाँ पे डेंजर हो सकता है, तो वहाँ पे ड्रेजिंग करके अपना निकालो। सरकार को मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे करे, निकाले उसको गाद वगैरह जहाँ पे डेंजर लग रहा है। दूसरा, एम्बैंकमेंट्स जो बना रहे हो यार, अच्छे बनाओ, मत करप्शन करो। आपके करप्शन की वजह से बाढ़ आता है, कितने लोगों का जान जाता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो एम्बैंकमेंट्स बन रहे हैं वो अच्छे बने, एकदम मतलब वो टूटे ना, 10 साल 100 साल चल सके। एक ही मानसून में सब टूट जा रहा है। तीसरा क्या बोला कि ये जब ऐसे कोई बड़े लेवल पर ऐसी चीज़ें होती है तो सारी चीज़ें पहले ही मैसेज के माध्यम से, सारी चीज़ें जैसे जापान में होता है, कुछ भी होने का होता है सारा फ़ोन में मैसेज आ जाता है, सब अलर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर पहले ही हो जाए तो सारी चीज़ सब पहले से ही अलर्ट हो जाए, अपना प्रिपेयर रहेंगे पहले से ही। चौथा क्या था, अगर आप घर बना रहे हो तो देखो, इंश्योर करो कि जो नींव है बहुत ही मजबूत हो, थोड़ा ऊंचा रहेगा तो और बढ़िया रहेगा, मैसेज आया रहेगा, आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे अपना सारी चीज़ें। तो बेसिकली बाढ़ के साथ ना ऐसे जीना पड़ेगा। बाढ़ अटूट सत्य है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है,
इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट था, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझी। ये जो बाढ़ थी यार, इसको क्या ही बोल सकते हैं, एकदम आपदा ही थी। मतलब कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। ये बताओ, इतने मतलब वो पहाड़ के पास वाले जो ज़िले हैं वो भी ऐसे बाढ़ से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं। आपदा थी, हो गई। पर ये जो अभी जो हर साल होती है, इसको कैसे जो है बेटर किया जा सकता है, उसके सॉल्यूशंस पे भी हमने बात किया। तो बेसिकली हमने सारी चीज़ें समझी, रीज़न समझा, कैसे बाढ़ आती है, सॉल्यूशंस पे बात किया, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझी। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।